चलो, सबसे पहले तो मैंने आपको क्वेश्चन बैंक दे दिया है आज, है ना। ये आप लोग एक बार पढ़ो करो, कल संडे का टाइम है, एक बार आप रिवाइज करना। 6 नंबर कहीं जाने नहीं चाहिए, ये वाले जो हमने पहले टॉपिक में कवर किया है। बहुत इजी नंबर है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और 6 में से अच्छा आंसर लिखोगे ना 5 नंबर इजीली मिल जाएंगे ना। 4.5 to 5, 5.5 आराम से मिल जाएगा। 6 में से 6 तो बहुत मुश्किल है क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट है, नहीं देते हैं कई बार, बट 4.5, 5 तक आप इजीली स्कोर कर सकते हो। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, 1-2 सेक्शंस है, 1-2 आर्टिकल जो आपको मेंशन करना है, इजीली हो जाएगा। ठीक है, उसके क्वेश्चन बैंक है ये, एक बार मैं इसको स्क्रीन पे देख पा रहे हो। जो बच्चे ऑनलाइन कर रहे हैं या जो रिकॉर्डिंग क्लास देखेंगे उनके लिए ईजी हो जाएगा, तो ये एक बार आप नोट कर लो। हाँ, स्क्रीन विजिबल नहीं है? हाँ, अभी दिख रहा है? ठीक है, तो ये जैसे चैप्टर 1 हो गया, इसके मीनिंग ऑफ लॉ एंड इट्स सोर्सेज के अंदर ये एमसीक्यूज है, डिस्क्रिप्टिव है। इसी में मैंने नीचे स्पेस दिया हुआ है आपको, इसी में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ रिगार्डिंग ह्यूमन कंडक्ट, डिफरेंट सोर्स ऑफ लॉ ऑफ इंडिया, फिर टाइप 2 टाइप्स ऑफ लॉज, उसका क्वेश्चन आ गया। ये जो स्टूडेंट ऑनलाइन कर रहे हैं वो पॉज कर करके इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख ले, ठीक है। चलो, आज हम स्टार्ट क्या कर रहे हैं, कंपनीज एक्ट स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। इसका सबसे पहले मैं आपको फ्रेमवर्क बता देता हूँ, बेसिक। अच्छा, मैंने कल आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, कौन कौन करके आया है? किया? चलो, पहला क्वेश्चन क्या था? करंट सीजीआई कौन है? जस्टिस सूर्यकांत, बहुत बढ़िया। उससे पहले कौन थे? BR गवई, भूषण राम, और उससे पहले संजीव खन्ना, बहुत बढ़िया। चलो, जो अभी करंट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये इन्होंने ऑफिस चार्ज लिया था 24 नवंबर 2024, बट ये क्वेश्चन में नहीं आने वाला है, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। एक और क्वेश्चन मैंने बोला था, करंट 2 जजेस जो अपने राजस्थान हाई कोर्ट के हैं, कौन कौन है? एंड संदीप मेहता एंड विजय विष्णु, बहुत बढ़िया, आप लोगों को करके आए हो। चलो, अब कंपनीज एक्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत मजा आएगा इसके अंदर। पहला वाला थोड़ा बोरिंग था, मुझे भी पता है। इसके अंदर केसेस आएंगे, टाइप्स ऑफ कंपनीज आएगी, क्या फीचर्स है, क्यों कोई कंपनी बनाना चाहता है, वो पढ़ने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले मैं ओरिएंटेशन क्लास पे मैं आपको वापस ले जाना चाहूँगा। जो कंपनीज एक्ट है ना, बेसिकली इसके अंदर आप देखो टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये देखो, द कंपनीज एक्ट 2013, 1B, 2B, 3B, 3 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें से तीनों 7-7 नंबर के रहेंगे। टोटल 21 मार्क्स ये आपका कवर करेगा। ये अब आप देखो 21 मार्क्स में से आने वाला है, और क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 तीनों आएंगे यूजुअली। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक क्वेश्चन 4 दे दिया, उसके अंदर तीनों क्वेश्चन कंपनीज एक्ट से दे दिए, ये आप नहीं छोड़ सकते हो। ये अगर छोड़ा आपने तो आपको 3 क्वेश्चन छोड़ने पड़ेंगे, भूल जाओ, फाउंडेशन क्लियर होने वाला है। सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ सी फाउंडेशन रहने वाला है, बट अभी हमें ऊपर से पढ़ना है। बहुत बेसिक नॉलेज है। इंस्टीट्यूशन फाउंडेशन में आप लोगों से ये एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आप बहुत ही डीप में इन डेप्थ नॉलेज हो आपको, सो दैट आपको प्रिपेयर करना चाहते हैं कि जब आप फाउंडेशन से इंटरमीडिएट की तरफ मूव करो तो वहां जो टॉपिक्स होंगे उसका आपको एक बेयर आइडिया रहे, है ना। हमारे टाइम ये नहीं था, सीधा इंटरमीडिएट उस समय जिसको IPCC बोलते थे उसी में इंट्रोडक्शन था इसका, बट आपके फाउंडेशन में, और वो बहुत अच्छी चीज है। बेसिक्स आप यहां पढ़ोगे, बेसिक टू एडवांस आपको लेके जाएगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन रहेंगे, 2 के एक डायरेक्ट थ्योरी रहेगा और 2 केस बेस्ड स्टडी रहेगी आपके ना, केस बेस्ड रहेगा। चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं कंपनीज एक्ट 2013। इसके अंदर लर्निंग आउटकम्स क्या क्या है, इंस्टीट्यूट क्या क्या एक्सपेक्ट करता है हमसे कि हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। सबसे पहले कंपनी, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो आपको ध्यान रहे। कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी, ये हम पढ़ेंगे। क्लासेस ऑफ कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट, ये पढ़ने वाले हैं, किस टाइप की क्लासेस होती है एक कंपनी में, किस किस तरह की कंपनीज होती है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ेंगे। रजिस्ट्रेशन कैसे होता है कंपनी का, वो हम पढ़ने वाले हैं कि कोई भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है, बेसिक सा प्रोसेस है वो। और उसका MOA और AOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये 2 क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आप लोगों में से किसी को आइडिया है क्या है? इट इज बेसिकली अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी।
कहाँ? एग्जैक्टली तो एमओए के अंदर क्या है कि कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिकली ये वो लक्ष्मण रेखा है जिसको कोई कंपनी क्रॉस नहीं कर सकती है ना, उसके बियॉन्ड कंपनी जा ही नहीं सकती है। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? ये बेसिकली इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि पर्टिकुलर कोई काम करना है तो वो कैसे होगा, उसका क्या तरीका होगा, मीटिंग बुलानी है तो कब बुलानी है, कहाँ बुलानी है, वो सारा प्रोसेस एओए में होगा। अगर एमओए के बियॉन्ड कोई कंपनी काम करती है तो वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा, वो खारिज हो जाएगा काम, बट एओए के में थोड़ा बहुत फिर भी चल सकता है। सो इससे हम क्या सीख रहे हैं कि एमओए इज बेसिकली द अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी और एओए इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन है। ये जो है टॉपिक ये हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन, है ना, द कंपनीज एक्ट के अंदर क्या है, इसका मीनिंग क्या है, फीचर्स क्या है, कॉर्पोरेट वेल वाली थ्योरी क्या है, लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या है, कंपनी के क्या क्या क्लासिफिकेशन है, कितने टाइप ऑफ कंपनीज होती है, कैसे काम करती है, उसके बाद इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है कंपनी का, शेयर्स के टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं, और एंड में एमओए और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसके बाद एक आता है डॉक्ट्राइन, वो भी हम पढ़ने वाले हैं कि किस किस तरह के डॉक्ट्राइन कंपनी में फॉलो होते हैं। यहां तो कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? अच्छा, कंपनी से आप लोग क्या समझते हो, बताओ मुझे, कंपनी क्या होती है? ये तो थ्योरेटिकल नॉलेज आप मेरे को बता रहे हो, आर्टिफिशियल पर्सन है क्या, बेसिकली क्यों बनाते हैं कंपनी? अब जैसे सोल प्रोप्राइटर है तो उसमें कोई एक अकेला इंसान खुद की दुकान खोल के काम करना चाहता है तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो गई। उसको चाहिए कि यार एक से दो लोग हो हम, के कोई बाहर का मार्केट संभाल ले, कोई अंदर का मैनेजमेंट संभाल ले, उसने पार्टनरशिप कर ली। वैसे कंपनी बनाने का क्या पर्पज है? कोई कंपनी क्यों बनाना चाहेगा? वन ऑफ द रीजंस है कि आप नेशनल से इंटरनेशनल जाना चाहते हो तो कंपनी के बेसिस पे ही जा सकते हो। दूसरा रीजन हो गया कि जो सेपरेट लीगल एंटिटी हो गई है कि अगर आप कोई कंपनी क्रिएट करते हो तो फिर आपकी पर्सनल लाइबिलिटीज, पर्सनल एसेट्स वो सेफगार्ड हो जाती है। कंपनी की एसेट्स और लाइबिलिटीज ही कम्स इनटू द पिक्चर वो जब आप लिमिटेड बाय शेयर्स होते हो। अनलिमिटेड कंपनी है वो भी एक तरह का टाइप है, उसमें अनलिमिटेड होती है कंपनी की लाइबिलिटी। तो अलग अलग टाइप ऑफ कंपनीज है, बट पर्पस इसका यही है कि अगर आप बड़े स्केल पे काम करना चाहते हो तो आपको कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। उसमें गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट करती है, कुछ ऐसी चीजें होती है रूल्स एंड रेगुलेशन वो सिर्फ कंपनी पे एप्लीकेबल होते हैं। अब अगर रिलायंस एक आज अगर सोल प्रोप्राइटरशिप होती या जियो अगर एक पार्टनरशिप फॉर्म होती तो इतने बड़े स्केल पे काम थोड़ी कर सकती थी। अब कोई भी कंपनी देख लो, वो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो कंपनी बन के ही बड़े लेवल तक जा सके हैं। वो छोटी मोटी में फिर वो एक या दो सिटी तक ही रह जाते हैं। छोटी से छोटी चीज को भी आप देखोगे ना वो कंपनी स्टैब्लिश करके बैठे हैं। क्यों? क्योंकि एक्सपेंशन में कंपनी इज द इजीएस्ट वे कि आप बिजनेस को एक्सपेंड कर सको और आपको कई तरह के इसमें बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो इस तरह से बेसिकली एक मोटा मोटी रीजन है कि लोग कंपनी की तरफ आना चाहते हैं या कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं। इंट्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं, अच्छा हम जो एक्ट पढ़ने वाले उसका नाम क्या है? द कंपनीज एक्ट 2013। ये 2013 में आया था। इससे पहले क्या था? 1956, कंपनीज एक्ट 1956। बहुत बढ़िया। द कंपनीज एक्ट 2013 वाज इनेक्टेड टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटेड टू द कंपनीज। ठीक है, इसको कंसोलिडेट किया गया और कुछ लॉज अमेंड किए जो 1956 के कंपनीज एक्ट में थे। द कंपनीज एक्ट 2013 वर प्रेसिडेड बाय द कंपनीज एक्ट 1956। इसने 1956 के कंपनीज एक्ट को रिप्लेस किया था। अब उसका क्या रीजन है? 1956 में ऑलरेडी था ही, तो 2013 में क्यों आया? तो उसका रीजन है वो भी आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। ड्यू टू द चेंज इन नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट and to facilitate the expansion and growth of our economy, the central government decided to replace the Companies Act 1956 with a new legislation. तो बेसिकली क्या हो रहा था कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इकोनॉमिक्स थी वो चेंज हो रही थी। इंडिया को इंडिपेंडेंस भी मिल चुकी थी 1947 में, तो 1956 का टू एन एक्सटेंट जो था वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश एरा का लॉ था। क्योंकि हम नए हम आजाद हुए थे तो हमारे पास इतने ना वर्कफोर्स थे ना इतनी हमारे पास फैसिलिटीज थी कि हम फुल फ्लेजेड एक अपना एक्ट बना सके। तो उस समय के सिनेरियो को देखते हुए 1956 का जो कंपनीज एक्ट था वो चल रहा था। वो थोड़ा लेंदी भी था, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी थी। तो 2012-13 का तक आते आते गवर्नमेंट को लगा कि यार एक नया लॉ, एक नया लेजिस्लेशन हम लेके आते हैं जिससे क्या होगा कि जो कॉम्प्लिकेशंस है उसको हटा सके, चीजों को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सके और इसको थोड़ा कंसोलिडेट कर सके। पहले वाला बहुत बड़ा था, इसको थोड़ा ट्रिम किया गया। करंट जनरेशन को ध्यान में रखते हुए कुछ चेंजेस की नीड थी, इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि इसको चेंज करते हैं। द कंपनीज एक्ट 2013 कंटेन्स 470 सेक्शंस एंड 7 शेड्यूल्स।
ठीक है। द एंटायर एक्ट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 29 चैप्टर्स। इसके अंदर क्या है, 29 चैप्टर्स है, 7 शेड्यूल है और 470 सेक्शंस है। ये सब मैं बताने वाला हूँ, कंफ्यूज मत हो। अभी हम पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। द सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द एक्ट इज इन फॉर्म ऑफ कंपनीज रूल्स। सब्सटेंशियल पार्ट है, जो प्रोसीजरल पार्ट है, वो कंपनीज रूल्स के अंदर है। इसके अंदर एक्ट को डिफाइन किया गया है। The Companies Act 2013 aims to improve the corporate governance, simplify regulations, strengthen the interest of minority investors, and for the first time legislate the role of whistleblowers and provision related to class action suit. Class action suit क्या होता है? किसी को आइडिया? किसी ने कोई सीरीज वगैरह देखी होगी जिसके अंदर क्लास एक्शन सूट की भी बात की थी? तो बेसिकली अगर कई लोग एक कंपनी के किसी एक पर्टिकुलर एक्ट से सफर होते हैं तो वो मिलके एक सूट फाइल कर सकते हैं जो कि बड़े स्केल पे होता है। फॉर एग्जांपल अगर आज की तारीख में कोई कंपनी कोई डिफेक्टिव पीस देती है तो हर एक, अगर आप अलग अलग आदमी है तो उसको अलग अलग केस करना पड़ेगा। बट नए कंपनीज एक्ट में एक प्रोविजन है कि आप क्लास एक्शन सूट भी फाइल कर सकते हो, मिलके उस कंपनी के अगेंस्ट एक पर्टिकुलर चीज को लेके बहुत बड़े लेवल पे केस फाइल कर सकते हो। उससे कंपनी में प्रेशर भी बिल्ड होता है और स्मूथली काम होता है। तो 1956 में नहीं था, इसमें है। और अब हम बात करते हैं सेक्शन, शेड्यूल और चैप्टर्स की। तो ये तीनों क्या होता है ये नए शेड्यूल में? द कंपनीज एक्ट रिप्लेस द कंपनीज एक्ट 1956। इसमें क्या है, 470 सेक्शंस है, 29 चैप्टर्स है, 7 शेड्यूल्स है। तो बेसिकली कभी भी कोई एक्ट बनता है ना तो उसके अंदर कई ऐसी चीजें होती है जो आपको ध्यान में रखनी होती है। तो सबसे पहले हम सेक्शन की बात करते हैं। तो पर्टिकुलर सेक्शन एक पर्टिकुलर चीज बात करता है। जैसे सेक्शन 1 कुछ बोलता है, सेक्शन 1 हो गया एप्लीकेबिलिटी क्लॉज, 2 हो गया डेफिनेशन क्लॉज, 3 से फिर उसकी चीजें स्टार्ट हो जाती है पर्टिकुलर सेक्शन की। चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो जो सर्टेन सेक्शंस होते हैं जो सिमिलर काइंड ऑफ चीजों की बात करते हैं उसको एक चैप्टर में डिवाइड किया गया है। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर है। उसके अंदर चैप्टर 1 है, वो अगर डेफिनेशंस की बात करता है तो उसके अंदर डेफिनेशंस आएगी। चैप्टर 2 है, वो अगर बात करता है इनकॉर्पोरेशन की, फॉर एग्जांपल कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होती है, तो चैप्टर 2 में मान लो इनकॉर्पोरेशन की बात की है तो चैप्टर 2 के जितने भी सेक्शंस होंगे ना वो इनकॉर्पोरेशन से ही रिलेटेड बात करेंगे कि इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है, कब होता है, आपको क्या करना है। तो अलग अलग सेक्शंस अलग अलग बात करेंगे, बट सिमिलर काइंड ऑफ टॉपिक है तो वो एक चैप्टर में कवर किया जाता है। और फिर अगर बात करते हैं शेड्यूल की, तो शेड्यूल क्या है? शेड्यूल एक एक्ट के सबसे एंड में आता है और वो बेसिकली बात करता है एनेक्शर्स की, फॉर्म्स की, पर्टिकुलर आपके बोल सकते हैं जो जैसे बैलेंस शीट का भी एक शेड्यूल 2 के अंदर आप बैलेंस शीट बनाते थे, अब वो चेंज होगा। कंपनीज एक्ट में जैसे आपको बैलेंस शीट बनानी है तो वो उसके शेड्यूल में दिया हुआ है कि कैसे बनेगी। तो इस तरह से ये आप नोट कर लेना है ना। चैप्टर क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेक्शंस है, सेम कैटेगरीज ऑफ सेक्शंस पुट टुगेदर। जो सेम सेक्शंस ऑफ कैटेगरीज है उनको एक साथ उसी एक चैप्टर में डिफाइन करते हैं ताकि बिखरा हुआ चैप्टर नहीं हो। जैसे चैप्टर 1 बात करता है इनकॉर्पोरेशन की, पता पड़ा सेक्शन 1 के बाद वापस इनकॉर्पोरेशन की बात अगर सेक्शन 231 में हो रही है, वैसा नहीं मिलेगा। उससे क्या होगा कि पढ़ने वाला भी कंफ्यूज हो जाएगा। क्या सेक्शन 1 इनकॉर्पोरेशन की, सेक्शन 5 इनकॉर्पोरेशन की बात करता है, वापस घूमते फिरते बिखरते बिखरते देख रहे हैं सेक्शन 271 ये भी इनकॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं। तो कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए और एक पर्टिकुलर टॉपिक को एक ही जगह पे डिफाइन करने के लिए आप चैप्टर्स की बात करते हो। इसको मैं आपको कंपनीज एक्ट के थ्रू दिखाता हूं। ये देखो, ये आपका कंपनीज एक्ट जो एप्लीकेबल है आपके, है ना, 2013। ये देखो अरेंजमेंट ऑफ ये क्या है? द कंपनीज एक्ट 2013। इसमें अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस क्या है? चैप्टर 1 क्या बात करता है? प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी मतलब शॉर्ट, टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। तो ये टाइटल की बात करता है और एप्लीकेशन की बात करता है कि कब से एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 2 मैंने आपको बोला डेफिनेशन की बात करता है। तो इसके अंदर बेसिकली कोई भी चैप्टर होगा ना उसका प्रिलिमिनरी पोर्शन यही बात करता है उसका नाम क्या होगा और वो एप्लीकेबल कहाँ होगा। चलो मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए पढ़ाता हूं इसको। तो देखो, ये देखो प्रिलिमिनरी चैप्टर 1 शॉर्ट, टाइटल, एक्सटेंशन, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। सेक्शन 1 टाइटल की बात करता है, उसमें सब सेक्शन 1 दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, ये सेक्शन 1 बात करता है इसका नाम क्या होगा, तो कंपनीज एक्ट 2013 इसका नाम होगा। सबसेक्शन 2 बात करता है इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, एक्सेप्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर को हटा दिया है। उसका रीजन क्या है? सेक्शन 370 हट चुकी है तो जम्मू एंड कश्मीर भी इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है। जो पहले उसको स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया हुआ था वो चीज हट चुकी है।
फिर उसके बाद देखो सेक्शन 3 बात करता है दिस सेक्शन शैल कम इनटू फोर्स एट वंस एंड रिमेनिंग प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज सेंट्रल गवर्नमेंट मे बी बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजेट अपॉइंट एंड डिफरेंट डेट्स। ऑफिशियल गजेट की कल बात की थी हमने, तो वो इस सेक्शन 3 में भी बोल दिया है कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे जैसे एप्लीकेबल करेगी इन पोर्शन वैसे वैसे ऑफिशियल गजेट में बताया जाएगा। चलो सेक्शन 2 डेफिनेशन की बात करता है। अब हम वापस आते हैं अरेंजमेंट ऑफ सेक्शन। चैप्टर 2 क्या बात करता है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर इंसिडेंटल देयरटू। तो चैप्टर 2 के अंदर इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड सारे सेक्शंस हैं वो चैप्टर 2 में आएंगे। सेक्शन 3 से लेकर आप 22 तक देखोगे ना, फॉर्मुलेशन कैसे होगा, मेंबर कैसे लायबल होंगे, मेमोरेंडम क्या है, आर्टिकल क्या है, एक्ट ओवरराइड टू मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, ये सारी चीज इनकॉर्पोरेशन के टाइम की बात करती है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करोगे तो प्रोस्पेक्टस, अलॉटमेंट, इस तरह से अगर आप देखोगे ना कि चैप्टर्स हैं उसके अंदर जो सेक्शंस हैं वो पर्टिकुलर चैप्टर की ही बात करेंगे। चलो वापस हम आते हैं कंपनीज एक्ट। यहां तक सबको क्लियर है ग्रुप रिलेटेड। अब हम बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट। ये किस पे एप्लीकेबल होगा, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अच्छा यहां तक किसी को कोई डाउट, सेक्शन क्या है, चैप्टर क्या है, पूछेंगे नहीं, आपकी नॉलेज के लिए बताया मैंने आपको ना। वो क्वेश्चन में ये नहीं पूछने वाले कि व्हाट इज सेक्शन और डिफाइन चैप्टर, बट आप लोग अगर कभी लॉ पढ़ोगे तो आपको ध्यान रहे कि हाँ चैप्टर वाइज कैसे पढ़ना है या सेक्शन वाइज कैसे पढ़ना है, वो सब ध्यान रहना चाहिए। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कंपनीज एक्ट, सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। तो ये किन किन पे एप्लीकेबल है, पहला तो भाई इसके अंदर जो बनेगा उसी पे तो एप्लीकेबल होगा, या फिर इससे पहले जो कंपनीज एक्ट बना है कौन सा 1956 या 19 उससे पहले वाला 16 वाला, उनमें भी जो कंपनीज है वो कंपनीज पे ये एप्लीकेबल होगा क्योंकि इसने पुराने वाले को रिप्लेस किया हुआ है। इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, एक्सेप्ट वेयर द प्रोविजन ऑफ सेड एक्ट आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938 और IRDA। IRDA मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, तो ये इंश्योरेंस कंपनीज पे एप्लीकेबल है। अच्छा इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि कभी भी कोई एक्ट बनता है ना, तो अगर वो जनरल इन नेचर है और एक एक्ट बनता है जो स्पेशल उस पर्टिकुलर चीज की बात करता है, तो जो पर्टिकुलर सेक्शन है ना वो हमेशा उसको आप प्रायोरिटाइज करोगे जनरल सेक्शन से। कैसे, इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, सेल ऑफ गुड एक्ट हो गया और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड एक्ट के प्रोविजंस पे एप्लीकेबल तो होंगे, पर जहां ये दोनों अलग अलग अगर बात करते हैं कि कंपनीज एक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कोई अलग बात कर रहा है और सेल ऑफ गुड एक्ट कोई अलग बात कर रहा है, तो हमेशा जो सेल ऑफ गुड एक्ट बात करेगा ना उसको आप प्रायोरिटाइज करोगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे। इसका रीजन ये है कि अगर उसको स्पेसिफिकली एक एक्ट बना है तो वो सारी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, तो वो हमेशा प्रायोरिटाइज होगा, उसको प्रायोरिटी आपको देनी पड़ेगी। इसीलिए यहां पे भी लिखा हुआ है कि इंश्योरेंस कंपनी पे कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल तो है, बट अगर ये इंश्योरेंस प्रोविजन ऑफ इंश्योरेंस एक्ट के इनकंसिस्टेंस में है, कोई बात अगर ये बोल रहा है वो और ये जो इंश्योरेंस एक्ट बोल रहा है वो दोनों अलग अलग हुए, तो हम इंश्योरेंस एक्ट की बात सुनेंगे क्योंकि वो एक स्पेशलाइज्ड एक्ट है और कंपनीज एक्ट एक जनरल एक्ट हो गया। तो पहला कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, सेकंड इंश्योरेंस कंपनीज, थर्ड बैंकिंग कंपनीज। सेम ये लाइन है, इनकंसिस्टेंट अगर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के होता है तो हम इसकी बात सुनेंगे, नहीं तो उसकी बात सुनेंगे। चौथा हो गया कंपनीज एंगेज्ड इन जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एनी अदर कंपनी गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट ऑफ द टाइम बीइंग इन फोर्स। कोई और स्पेशल एक्ट से कोई कंपनी बनती है उस पर भी एप्लीकेबल है। सच बॉडी कॉर्पोरेट विच आर इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट ऑफ टाइम बीइंग फोर्स एज सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन। कोई भी ऐसी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में फॉर्म करता है उस पर भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा। तो चलो एप्लीकेबिलिटी किस किस पे है, पहला क्या है, कंपनी जो इस एक्ट में बनी है या इससे प्रीवियस कोई एक्ट में बनी है। सेकंड, इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेप्ट फॉर स्पेशल एक्ट, जो उनका स्पेशल एक्ट। थर्ड हो गई बैंकिंग कंपनीज एक्सेप्ट फॉर सेम, कि अगर उनका कोई स्पेशल एक्ट है वो अगर इनकंसिस्टेंट विद है तो वो बात करेगा। फोर्थ, जनरेशन ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये यहाँ पे ये जनरेशन ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की अलग से बात क्यों की है, क्योंकि अलग अलग कंपनीज है वो अलग अलग जगह सप्लाई करती है। हमारे राजस्थान में अगर मैं बात करता हूँ तो गवर्नमेंट सप्लाई करती है, लेकिन जैसे आप दिल्ली मूव करोगे तो प्राइवेट कंपनीज है वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है। तो इसलिए पर्टिकुलर कोई एक एक्ट का है उसका नाम नहीं लिया है। तो जो भी कंपनीज है वो जनरेशन ऑफ सप्लाई में एंगेज्ड है उन पर भी कंपनीज एक्ट लागू होगा। एनी अदर कंपनी गवर्न्ड बाय द स्पेशल एक्ट और बॉडी कॉर्पोरेट विच आर इनकॉर्पोरेटेड बाय द एक्ट बाय एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट।
ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन कि कंपनीज एक्ट क्या है, किस पे एप्लीकेबल है, सेक्शंस क्या है, चैप्टर्स क्या है। यहां से हम बात करेंगे मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ कंपनी। एक कंपनी का मीनिंग क्या है और उसके फीचर्स क्या क्या है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 बात करता है कंपनीज एक्ट की, लेकिन हम दो ज्यूरिस्ट्स की डेफिनेशन को पढ़ेंगे सबसे पहले। अकॉर्डिंग टू चीफ जस्टिस मार्शल, a corporation is an artificial being, invisible, intangible, existing only in contemplation of law। मतलब ये चीफ जस्टिस मार्शल की भाषा में अगर हम बात करते हैं तो एक कंपनी है, वो एक कॉरपोरेशन है जो कि आर्टिफिशियल कॉरपोरेशन है। आर्टिफिशियल क्यों है? क्योंकि आप ना उसको छू सकते हो ना फील कर सकते हो, और वो सिर्फ और सिर्फ लॉ के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट करता है। वो सेम चीज इसने बोली है। Being a mere creation of law, it possesses only those properties which the charter of its creation confers upon। मतलब जो इसकी लॉ बात करता है, ये सिर्फ और सिर्फ वही पावर जिसके पास है, उसके अलावा कोई पावर नहीं है इसके पास। ये चीफ जस्टिस मार्शल बात करता है। उसके बाद प्रोफेसर हेनरी है, वो भी एक डेफिनेशन देते हैं इसकी। वो क्या बोलते हैं? A company is an incorporated association which is an artificial person created by law having a separate legal entity with a perpetual succession and a common seal। तो ये बेसिकली इस डेफिनेशन में जो फीचर्स हैं वो सारे कवर हो गए कंपनी के। क्या है? सबसे पहले इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ, सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है एंड कॉमन सील है। ये पांचों चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं। However, the Act defines the term company a bit differently, but Act अलग बात करता है। ये डेफिनेशन है ज्यूरिस्ट ने अपने हिसाब से दी, अपने अंडरस्टैंडिंग से दी। एक्ट में क्या बोला गया है, आओ पढ़ते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 कंपनी की डेफिनेशन की बात करता है, और वो क्या बोलता है? अ कंपनी मीन्स अ कंपनी। इतना आलसी एक्ट है, बोलता है भाई कंपनी कंपनी है, तो हमें भी पता है भाई, आगे तो पता क्या है, तो आगे बात करता है। अ कंपनी मीन्स अ कंपनी incorporated under this act or under any previous company law। as simple as that कि कंपनी इज अ कंपनी जो इसमें बना है या किसी प्रीवियस एक्ट में बना है। इससे सिंपल डेफिनेशन हो ही नहीं सकती। पता नहीं लिखने वालों ने क्यों लिखी है, मुझे भी नहीं पता, बट यही डेफिनेशन है इसकी। इसको आप चाहो तो मैं आपको एक्ट से भी पढ़ के दिखाता हूं। देखो कौन सा था सेक्शन? सबसेक्शन 20। आओ ये देखो, सेक्शन 2 आगे आ गया, सबसेक्शन 20। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। सिंपल। तो हमें डेफिनेशन भी यही लिखनी है जब पूछे तो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 20, अ कंपनी इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस एक्ट। ठीक है। अच्छा, अब इसके फीचर्स क्या क्या है? हम बात करते हैं कंपनी कंपनी कंपनी, तो इसके कुछ फीचर्स हैं, इसीलिए कुछ फीचर्स होंगे तभी तो एक्ट भी आया है, तभी तो कंपनीज भी बन रही है। वो सारे फीचर्स हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हो गया सेपरेट लीगल एंटिटी। एक कंपनी है, वो अपने मेंबर से उसका आइडेंटिफिकेशन सेपरेटली होता है, वो दोनों को मर्ज नहीं कर सकते आप। ठीक है। लायबिलिटी जो कंपनी की है वो कंपनी की रहेगी, जो मेंबर्स की है मेंबर्स की रहेगी। सेकंड हो गया परपेचुअल सक्सेशन। चेंज इन मेंबर्स डज नॉट अफेक्ट एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी। इसका क्या मतलब हो गया? मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी गोज फॉर एवर। जैसे अगर रिलायंस की बात करें तो धीरू भाई अंबानी सर के टाइम भी कंपनी थी, उनके बाद अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी है, तब भी वो रिलायंस वही है। अब नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, तब भी वो कंपनी वही है। तो इसके मेंबर्स, शेयर होल्डर्स चेंज होते रहेंगे, बट कंपनी गोज फॉर एवर। बट वही अगर हम पार्टनरशिप एक्ट की बात करते हैं, किसी एक पार्टनर की डेथ होते ही डिसॉल्व हो जाती है। सोल प्रोप्राइटरशिप की अगर हम बात करते हैं, कुछ भी होता है उस एक इंसान को, वहीं खत्म हो जाता है। बट कंपनी के केस में वैसा नहीं है। कंपनी अगर क्रिएट हुई है, अगर उसका क्रिएशन लॉ से हुआ है, तो उसका डिसोल्यूशन भी लॉ से ही होगा। लॉ से ही उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा। और वो कौन करता है? IBBI, जो हमने वो गवर्निंग बॉडी पढ़ी थी, तो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स की जो बात करता है, तो उसके थ्रू वो मॉनिटर करता है। इसीलिए हम यहाँ ये कंपनीज एक्ट भी पढ़ रहे हैं और वहां हमने वो गवर्निंग बॉडी भी पढ़ी है। लिमिटेड लायबिलिटी, कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है।
अगर आप सोल प्रोप्राइटर हो, आप अपनी दुकान खोल के बैठे हो और कल को आपको घाटा हो जाए तो आपकी पर्सनल एसेट्स को भी डिस्पोज ऑफ करके आपको पेमेंट करना पड़ेगा। कंपनी के मामले में वैसा कुछ नहीं है। या तो आपके जो अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स है उतना पेमेंट करना है, या फिर आपकी लाइबिलिटी जो कंपनी ने तय की है, आप लोगों ने मिलकर तय की है, उसी गारंटी तक आपको पेमेंट करना है। अगर आपकी गारंटी 100 रुपए की है, वो भी आपको डिसोल्यूशन के टाइम देने, अगर आप लिमिटेड बाय गारंटी हो तो। और अगर आपकी शेयर होल्डिंग है तो जितना पेमेंट आपका ड्यू पड़ा है उतना ही पेमेंट आपको देना है। तो आपकी लाइबिलिटी कंपनी के मामले में लिमिटेड हो गई है। ये एक फीचर हो गया। और नेक्स्ट है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो गया। ये कंपनी कैन एक्ट थ्रू ह्यूमन एजेंसी ओनली। ये एक इंसान के थ्रू ही एक्ट कर सकती है, जो भी डायरेक्टर होगा या जो भी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे। और सेकंड हो गया कंपनी कैन कॉन्ट्रैक्ट, स्यू एंड बी स्यूड इन इट्स ओन नेम। आप कंपनी के ऊपर केस भी कर सकते हो। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। कल को आपने कोई फ़ोन लिया, मान लो सैमसंग का फ़ोन लिया, सैमसंग का फ़ोन हो गया ख़राब, आप गए उसके सर्विस सेंटर में जाने के बाद वो आपकी डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं करते हैं, तो आप क्या करोगे? नोटिस दोगे सबसे पहले उसको। नोटिस का मतलब क्या होता है कि सर आप मेरी क्वेरी को मेरे जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन दीजिए, नहीं तो मैं आपके अगेंस्ट केस करूंगा। तो आप जिस केस किसके अगेंस्ट करोगे? आप कंपनी के अगेंस्ट, न कि उस दुकानदार के अगेंस्ट जिससे आपने फोन खरीदा है, या वो दुकानदार या वो इंसान सर्विस एजेंसी वाला जिसने आपको मना किया है, उस पर्टिकुलर इंसान की पर्सनल कैपेसिटी में थोड़ी केस करोगे। आप तो जो कंपनी के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके अगेंस्ट केस करोगे। तो आप तो कंपनी के अगेंस्ट केस कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? कंपनी कैन कॉन्ट्रैक्ट, आप कोई परचेज करते हो तो उसके अंदर जो टर्म्स कंडीशंस होते हैं, जो आपको गारंटी मिलती है, वो गारंटी कौन देता है? कंपनी देती है। तो बेसिकली क्या है, वो भी एक तरह का आपके और कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि भाई आप अगर हमारा फोन लेते हो तो मैं आपको, या मैं एज ए कंपनी आपको ये गारंटी या वारंटी देता हूं कि आपके फोन को कुछ भी होगा तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसको रिप्लेस करेंगे, रिपेयर करेंगे। तो इसमें क्या, कंपनी कैन कॉन्ट्रैक्ट, स्यू, कंपनी के ऊपर आप सू भी कर सकते हो, एंड बी स्यूड, कंपनी किसी के ऊपर भी केस कर सकती है। कल को कोई कंपनी के साथ फ्रॉड करता है तो कंपनी के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स है वो कंपनी के नाम पे केस करेंगे, वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में तो नहीं करेंगे। तो इसीलिए आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का मतलब यही हो गया कि कंपनी कैन एक्ट थ्रू ह्यूमन एजेंसी ओनली, बट जो कंपनी है वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, उस पर केस भी हो सकता है, वो केस कर भी सकती है अपने नाम से। एक्ट वो ह्यूमन एजेंसी के थ्रू ही करेगी, क्योंकि वो खुद एग्जिस्टेंस में तो है नहीं, नेचुरल एग्जिस्टेंस तो है नहीं, मेयरली बुक्स में उसका एग्जिस्टेंस है, बट तो उसके लिए उसको ह्यूमन बॉडी तो चाहिए होगा। पर वो अपने नाम से भी केस कर सकती है, उस पर भी केस हो सकता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट में भी आ सकती है। तो ये एक और फीचर हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला हो गया सेपरेट लीगल एंटिटी। चलो पढ़ते हैं। There are distinctive features between different forms of organization, and the most striking feature in the company form of organization other form of the business organization is that it acquires a unique character of being a separate legal entity. ये पैराग्राफ यही बात करता है कि there are multiple different form of organization, और कंपनी भी एक different form of organization है, पर सबसे important जो फीचर इसका है वो है separate legal entity। अब इसका क्या मतलब हो गया वो आगे डिफाइन करता है। इन अदर वर्ड्स व्हेन अ कंपनी इज रजिस्टर्ड इट इज क्लोथ्ड विद अ लीगल पर्सनैलिटी। मतलब एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है ना, तो उसको एक लीगल कपड़े पहना दिए जाते हैं। इट इज क्लोथ्ड अंडर अ लीगल पर्सनैलिटी, और उसकी अपनी एक लीगल पर्सनैलिटी हो जाती है, और उसके बाद जो भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं दैट कम्स इनटू द पिक्चर। तो वो सबसे बड़ा रीजन क्या है, इसी फीचर के कारण सेपरेट लीगल एंटिटी है। It comes to have almost the same rights and powers as a human being. जो भी ह्यूमन बीइंग के पास पावर है, ऑलमोस्ट सारे पावर्स इसके पास आ जाते हैं, एक्सेप्ट फॉर फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, क्योंकि वो नेचुरल पर्सन को मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑलमोस्ट सारे फीचर्स इसके पास होते हैं जो आप कर सकते हो। आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, किसी के साथ किसी पे केस कर सकते हो, कोई आप पे केस कर सकता है। तो वो सारी चीज कंपनी के अगेंस्ट भी हो सकती है, इसीलिए सेपरेट लीगल एंटिटी है। A company can own property, have bank balance, raise loans, incur liabilities and enter into the contract. तो अगर आपको सेपरेट लीगल एंटिटी का ये डिफाइन करना है तो उसके अंदर आपको ये पूरा करने की जरूरत नहीं है। मोटा मोटी आपको बस अपनी लैंग्वेज में बताना है कि कंपनी इज बेसिकली देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस,
और कंपनी भी एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो हो गया सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी कंपनी का फॉर्मेशन होता है इसके पास कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। ये अपने नाम पे बैंक बैलेंस बैंक ओपन कर सकता है, प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है, इसके पास कुछ राइट्स आ जाते हैं जो एक नेचुरल पर्सन के पास भी होते हैं। वो सारा आपको सेपरेट लीगल एंटिटी में कवर करना है। इसके 2 पॉइंट है। इट इज एट लॉ अ पर्सन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इट्स पर्सनैलिटी इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम पर्सनैलिटी ऑफ दोज हु कंपोज इट। मतलब इसकी पर्सनैलिटी जो इसके मेमोरेंडम को या जो इसके प्रोस्पेक्टस को सब्सक्राइब करते हैं, बेसिकली जो फॉर्म करता है, जो कंपनी के लिए अप्लाई करता है, वो और ये अलग अलग होते हैं। यही ये पैरा बता रहा है। जो इट्स पर्सनैलिटी इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द पर्सनैलिटी ऑफ दोज हु कंपोज इट। जो इसको बनाते हैं उनकी पर्सनैलिटी से कंपनी की पर्सनैलिटी अलग होती है। यही बताया सेपरेट लीगल एंटिटी में। Even members can contract with the company, acquire the right against or incur liabilities to it. For the debts of the company, only its creditor can sue and not its members. यहाँ एक चीज़ क्या बोल रही है कि इसके जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स कौन होते हैं कंपनी के? शेयर होल्डर। तो वो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, कंपनी से परचेज सेल भी कर सकते हैं, कंपनी के अगेंस्ट राइट भी एक्वायर कर सकते हैं। पर कोई भी डेट अगर होगा ना तो उसके सिर्फ क्रेडिटर ही कर सकते हैं, मेंबर्स नहीं कर सकते, क्योंकि अल्टीमेटली मेंबर्स तो खुद ही इसके ओनर हो गए ना। सेपरेट लीगल एंटिटी है बट आप केस नहीं कर सकते हो, मेंबर्स इसके वो बोल रहे हैं, बाहर की जो भी क्रेडिटर्स है वो केस कर सकते हैं। अ कंपनी इज केपेबल ऑफ ओनिंग, एंजॉइंग एंड डिस्पोजिंग प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, ऑल्दो द कैपिटल एंड एसेट्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय द शेयर होल्डर्स। तो भाई कंट्रीब्यूट तो शेयर होल्डर्स ही करते हैं, पैसे तो आपने ही लगाए, बट फिर भी कंपनी के पास सेपरेट लीगल एंटिटी, इसलिए उसके खुद के पास वो सारे राइट्स है कि वो अपने नाम पे चीजें कर सके। The shareholders are not the private or joint owners of the company's property. Shareholders आपने कंपनी के शेयर्स परचेज किए और उस जो पैसे से कंपनी ने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है तो उसमें आपका डायरेक्टली कोई राइट नहीं है। आपका शेयर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट और लॉस में है, या फिर जो भी डिसीजंस होंगे उसमें वोटिंग शेयर आपको मिलेगा, बट कंपनी की जो भी प्रॉपर्टीज है उसके आप ओनर नहीं हो सकते। ये एक और फीचर है इसका। चलो इसके अंदर एक केस आया था, बड़ा इंटरेस्टिंग केस था। एम नाम का एक शेयर होल्डर था, उसके पास कंपनी के ऑलमोस्ट सारे शेयर्स थे, एक को छोड़ के, और वो कंपनी का क्रेडिटर भी था। मतलब वो टिम्बर कंपनी थी एक जो लकड़ी का काम करती थी, तो वही उस कंपनी का ओनर था, वही क्रेडिटर भी था। उसने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया हुआ था कि वो कहीं से टिम्बर को एक्वायर करता, उसको फिर कंपनी को बेच देता और कंपनी बन के खुद ही खरीद लेता और फिर आगे सप्लाई करता। इस तरह का उसने एक अरेंजमेंट बना रखा था कि बेसिकली आपने क्या किया, आपने एक कंपनी बनाई, आप खुद एक टिम्बर मर्चेंट हो, आपने इनसे टिम्बर परचेज किया और वही कंपनी को भी बेचा। इसमें क्या हुआ कि कंपनी ने का जो टिम्बर था उसको आपने अपने नाम से इंश्योरेंस उसका करवा लिया था कि भाई मैं ही तो कंपनी हूं और मैं ही क्रेडिटर हूं। तो उसने क्या किया, जो टिम्बर वो कंपनी को बेच रहा था उसने कंपनी के नाम से इंश्योरेंस करवाया था, बट अपने नाम अपना था, वो टिम्बर कंपनी का था बट उसने अपने नाम से इंश्योरेंस करवा दिया था। अल्टीमेटली क्या हुआ था कि वो टिम्बर डिस्ट्रॉय हो गया, वो गया इंश्योरेंस कंपनी के पास। क्या होता है, यही तो होता है कि आप किसी के अगेंस्ट कोई इंश्योरेंस करवाते हो और वो डिस्ट्रॉय हो जाती है गुड्स, तो आप इंश्योरेंस क्लेम करते हो कि सर मैंने ये फॉर एग्जाम्पल आप कोई फोन है, फोन का आपने इंश्योरेंस करवाया, फोन डिस्ट्रॉय हो गया, आप इंश्योरेंस कंपनी के पास गए कि सर मैंने इस फोन के लिए इंश्योरेंस करवाया था, डिस्ट्रॉय हो गया, मेरे को पैसे दे दो। वो कंपनी दे देती है आपको पैसे, उसी पर्पज से आपने इंश्योरेंस करवाया। यहाँ इंश्योरेंस कंपनी मना कर देती है कि नहीं भाई हम तो आपको नहीं देंगे। तो उसने कहा क्यों नहीं दोगे भाई, मेरी कंपनी है, मेरा टिम्बर है, इंश्योरेंस मैंने करवाया है, मैंने उसका आपको प्रीमियम भी पे किया है, तो क्यों नहीं दोगे। तब वहां के जो कोर्ट है वो ये डिसाइड करता है कि सिंस कंपनी और इनके मेंबर्स दोनों अलग अलग है, अगर आपने इंश्योरेंस करवाया है तो आपने अपने नाम से इंश्योरेंस करवाया था, बट जो डिस्ट्रॉय हुए हैं गुड्स वो कंपनी के हुए हैं। और सिंस इट इज अ वेरी बेसिक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी के मेंबर्स या शेयर होल्डर्स और कंपनी दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसीलिए जो क्लेम है वो आपको नहीं मिलेगा। वो रिजेक्ट क्यों किया, इस वजह से कि जो मेंबर्स हैं और जो कंपनी है वो दोनों अलग अलग है। तो इसीलिए अगर मेंबर के नाम पे कोई इंश्योरेंस हुआ है तो वो कंपनी को नहीं मिल सकता है। ये फैक्ट्स है, अल्टीमेटली कोर्ट ने तय किया। मकौरा एम वॉज अ होल्डर ऑफ नियरली ऑल
except one shares of a timber company. He was also a major creditor of the company. अच्छा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है अपने को ना, ये सिस्टम लीगल है, मतलब इसमें कुछ उसने इलीगल नहीं किया है. उसने कंपनी क्रिएट की और वो खुद ही कंपनी को सप्लाई कर रहा था और फिर आगे कंपनी से बिजनेस कर रहा था. तो इसमें इसने ऐसा कुछ नहीं किया था कि हमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत है. M insured the company's timber in its own name. कंपनी का जो टिम्बर था उसने अपने नाम पे इंश्योरेंस करवा लिया था उसका. The timber was lost in fire. M claimed insurance compensation. टिम्बर था वो लॉस्ट हो गया और उसने इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम किया. Held, अब इसको मैं आपको मार्क करता हूं. The insurance company was not liable to him as no shareholder has any right to any item of the property owned by the company. यहां पे कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि पहली चीज तो जो शेयर होल्डर है उसकी प्रॉपर्टी और जो कंपनी की प्रॉपर्टी है दोनों अलग अलग है. मेयरली आप शेयर होल्डर है, इट डज नॉट मीन कि जो कंपनी की ओनरशिप है या कंपनी के पास जो भी एसेट्स हैं या जो भी कंपनी की प्रॉपर्टी है उस पर आपकी ओनरशिप हो जाती है. पहला तो ये रीजन हो गया. फॉर ही हैज नो लीगल और इक्विटेबल इंटरेस्ट इन देम. Hence, in this case, since the timber was not insured in company's name, M could not claim the compensation of the insurance company. तो एट द एंड क्या हुआ कि उसने इंश्योरेंस अपने नाम से करवाया था बट वो कंपनी का इंश्योरेंस था. तो कोर्ट ने मना कर दिया था कि सिंस मेंबर और ओनर दोनों अलग अलग हैं, मेंबर एंड कंपनी, तो कंपनी के जो भी एसेट्स या लाइबिलिटीज है उसमें ओनरशिप मेंबर के पास नहीं हो सकती है, इसीलिए इसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं. यहां तक सबको क्लियर है? इसमें मेरे को लग रहा है कंफ्यूज हो आप लोग. क्या है, मुझे कोई डाउट है तो पूछो. क्या हुआ था इसमें बताएगा कोई? इंश्योरेंस कंपनी ने मना कर दी आपकी. बिल्कुल, इंश्योरेंस आपको नहीं मिल सकता. अगर कंपनी के नाम पे होता और कंपनी ने करवाया होता तो मिल चुका होता. चलो, सेकंड इसका क्या आ गया? परपेचुअल सक्सेशन. इसका मतलब क्या है? मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो बट कंपनी गोज फॉर एवर. तो मेयरली मेंबर्स के आने या जाने से कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई सवाल नहीं उठता है. कंपनी का एग्जिस्टेंस फिर भी रहेगा. Members may die or change, but the company goes on till it's wound up on the grounds of specified by the Act. The shares of the company may change hands infinity, but that does not affect the existence of the company. Shares तुम परचेज सेल करते हैं सेकेंडरी मार्केट में, तो उससे कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. एक कंपनी का क्रिएशन अगर लॉ से हुआ है तो उसका वाइंड अप भी वो लॉ से ही होगा. यही चीज इसमें बोली गई है. सिंस अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, law alone can bring an end to its life. Its existence is not affected by the death or insolvency of its members. अगर इसके मेंबर इंसॉल्वेंट भी हो जाए तो उसका कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब इसका एग्जांपल देखो आप. Many companies in India are in existence for over 100 years. विप्रो हो गई, टाटा हो गई, एमआरएफ हो गई, ये काफी टाइम से पुरानी कंपनी, रिलायंस हो गई. This is possible only due to the fact that the company has perpetual existence. इसका existence है वो perpetual existence है. There was a company which has 7 members and all of them died in an aircraft. Despite this, the company still exists unlike partnership form of business. एक कंपनी का एग्जांपल लिया था, उसके 7 मेंबर थे, 7 की डेथ हो गई, फिर भी वो कंपनी अभी भी एग्जिस्टेंस में है. वो वाइंड अप उसका लॉ से ही हो सकता है. परपेचुअल सक्सेशन का मतलब यही है एक लाइन में, मेंबर्स में कम एंड गो बट कंपनी गोज फॉर एवर. जब तक उसका वाइंड अप लॉस नहीं होगा वो कंपनी की एग्जिस्टेंस पे किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन या डाउट नहीं क्रिएट होगा. पहला क्या था? सेकंड क्या है? परपेचुअल सक्सेशन. अब हम थर्ड की बात करते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी. सबसे इंपॉर्टेंट जो कोई कैरेक्टरिस्टिक है अपार्ट फ्रॉम सेपरेट लीगल एंटिटी वो ये है कि जो भी मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी बहुत लिमिटेड रहती है. तो कल को अगर आप कोई बिजनेस करना भी चाहते हो ना, तो आप इसीलिए ये और एक और रीजन है आप कंपनी बनाना चाहते हो कि कल को अगर कंपनी में कुछ लॉस भी हो गया तो वो जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज वो कंपनी की डिस्पोज ऑफ होगी. मेरी पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज पे किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं होगा, वो इसमें बोला गया है. द लायबिलिटी ऑफ कंपनी डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ कंपनी ऑफ विच ही इज अ मेंबर. एक इंसान की लायबिलिटी वो किस तरह की कंपनी का मेंबर है उस पर डिपेंड करती है. वी नो दैट कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर. पहला 10.
In case of limited liability company, the debts of the company in totality do not become the debts of the shareholders. तो limited liability company है ना, तो कंपनी के टोटल डेट कंपनी के मेंबर्स के नहीं बन जाते हैं, उसकी जितनी लिमिटेड लाइबिलिटी है ना उतना ही बनेगा, ये इसमें बोल रहा है. द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम. जितने शेयर वैल्यू है उतनी ही लाइबिलिटी. अगर आपका 100 रुपए के शेयर है तो 100 रुपए तक आपको देने पड़ेंगे. किसी के पास 1000 रुपीज की लाइबिलिटी, मतलब उनकी लिमिटेड हो जाती है शेयर के नॉमिनल वैल्यू के अकॉर्डिंग. इन नो केस कैन शेयर होल्डर बी आस्क्ड टू पे एनीथिंग मोर देन अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स. जो भी शेयर्स की अनपेड वैल्यू है वो अपने अकाउंट में पड़ा ही होगा, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल. तो उसके अंदर जितनी अनपेड वैल्यू है उतने ही पैसे आपसे कंपनी मंगवा सकती है, उससे ज्यादा नहीं मंगवा सकती है. तो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के अंदर लिमिटेड बाय अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स, इतनी लाइबिलिटी हो गई. इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अब कुछ कंपनीज होती है जो लिमिटेड बाय गारंटी होती है, उसके अंदर जो आपने गारंटी प्रोवाइड की है कंपनी को उतना ही आपको देना है, और वो भी वाइंड अप के टाइम, जब कंपनी का डिस्पोज ऑफ होगी, वाइंड अप होगी, तभी आपने जितनी गारंटी दी है उतना आपको पेमेंट देना है. द मेंबर आर लायबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट गारंटीड बाय देम, दैट टू ओनली व्हेन द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन. वो भी तब जब लिक्विडेशन में कंपनी जा रही है तब आपको देना है. अनलिमिटेड कंपनी है, उसके अंदर अनलिमिटेड लायबिलिटी है, बट वो आजकल इतना प्रचलित फॉर्म नहीं है उसका, वो डिस्टिंक्ट हो रहा है धीरे धीरे. नेक्स्ट एक और आ गया आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. फोर्थ, ये क्या हो गया? टू एन एक्सटेंट ये और सेपरेट लीगल एंटिटी सेम है. वहां पे भी हमने यही बात की है कि भाई जो उसके अंदर हमने मेजर बात क्या की है कि उसके जो मेंबर्स हैं और कंपनी का एग्जिस्टेंस है दोनों अलग अलग है. और इसके अंदर जो कंपनी का एग्जिस्टेंस है ना उसकी बात कर रहा है कि वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, उसके सारे राइट्स होंगे, उसका प्रोसेस है वो एक लॉ के प्रोसेस से वो बनती है, तो उसका डिस्पोज ऑफ भी लॉ से ही होगा. और जो राइट्स उसके पास है वो कॉन्ट्रैक्ट के, केस होने के, करने के, वो सारे राइट्स जो एक लीगल पर्सन को मिलते हैं वो सारे राइट्स इसके पास है. फंडामेंटल राइट्स नहीं है, लीगल राइट्स सारे हैं, क्योंकि एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो चुकी है ये. A company is an artificial person. It is created by a process other than natural birth. नेचुरल बर्थ के प्रोसेस के अदर देन इसका क्रिएशन होता है. कैसे? इसका क्रिएशन लॉ से होता है. It is a legal or judicial as it is created by law. It is a person since it's clothed with all rights of an individual. इसके पास इंडिविजुअल के सारे राइट्स मिलते हैं, वो हम ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं. सेकंड, further the company being a separate legal entity can own property, have banking account, raise loans, incur liabilities and enter into contracts. ये भी हम पढ़ ही चुके हैं, ये भी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का एक टाइप हो गया. Even members can contract with the company, acquire rights against it or incur liabilities to it. It can sue and be sued in its own name. It can do everything which any natural person can do except to be sent in jail. कंपनी को उठा के जेल में कैसे डाल दोगे? हो ही नहीं सकता, बिकॉज उसका वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, नेचुरल पर्सन तो है नहीं. हम सब नेचुरल पर्सन है जो भी बैठे हैं, हम अगर कोई गलत काम करते हैं उठा के सीधा अंदर डाल देते हैं. बट कंपनी तो बुक्स में है, उसका क्रिएशन लीगल लॉ से हुआ है, तो इसीलिए उसको जेल में नहीं डाल सकते, बट सारी चीजें कर सकते हैं जो एक लीगल पर्सन, एक इंसान के पास जो भी लीगल राइट्स हैं वो सारे राइट्स कंपनी के पास हैं. इट कैन डू एवरीथिंग विच अ नेचुरल पर्सन कैन डू एक्सेप्ट टू बी सेंट इन जेल, टेक एन ओथ, मैरी और प्रैक्टिस ए लर्नड प्रोफेशन. कल को आप लोग सीए बनोगे तो प्रैक्टिस करोगे, कंपनी सीए थोड़ी बन सकती है. कैसे बनेगी? पॉसिबल ही नहीं है. तो यही चीज इसमें बोली है. थर्ड, एज कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन इट कैन एक्ट ओनली थ्रू सम ह्यूमन एजेंसी. अच्छा, आर्टिफिशियल पर्सन है तो ये किसी भी तरह का, जैसे हम बात कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, इस पे केस कर सकते हैं, ये किसी पे केस कर सकती है, वो कैसे होगा? तो उसके लिए कोई ना कोई लीगल या ऑथराइज्ड पर्सन होगा जो कंपनी का एज एन एजेंट बन के काम करेगा, और एजेंट जो भी काम करता है उसके लिए मास्टर रिस्पॉन्सिबल होता है. तो ये भी पावर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेंबर ऑफ एसोसिएशन से उसको मिलेंगे उस इंसान को, और वो कंपनी के बिहाफ पे एक्ट करेगा. बट उसने जो भी काम किया उसके लिए लाइबिलिटी कंपनी की ही होगी. इट कैन ओनली एक्ट थ्रू सम ह्यूमन एजेंसी, जो है डायरेक्टर्स. द डायरेक्टर्स कैन नॉट कंट्रोल अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड एक्ट एज इट्स एजेंसी, बट दे आर नॉट द एजेंट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी. वो कंपनी के तो एजेंट हैं, बट वो कंपनी के जो भी मेंबर्स हैं उनके एजेंट नहीं है. क्यों? यहां क्या बोला है कि जो भी डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी के तो एजेंट है, बट मेंबर्स के एजेंट नहीं है. उसका क्या रीजन है?
सेपरेट लीगल एंटिटी, यही रीजन है। द डायरेक्टर्स कैन ईदर ऑन देयर ओन और थ्रू द कॉमन सील। कॉमन सील बेसिकली इज द सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी, बट वो अभी 2016 के अमेंडमेंट से, उसको पहले ये कंपलसरी था कि कोई भी कंपनी आप क्रिएट करते हो तो उसकी कॉमन सील लेनी जरूरी है आपको। कॉमन सील इज अ सिग्नेचर। आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में आते हो तो आप साइन करते हो, तो वैसे वो कॉमन सील कंपनी का सिग्नेचर हो गया था। बट आई थिंक 2014 के अमेंडमेंट में इसको अमेंड कर दिया था, और उसके बाद इसको बोला था कि अगर 2 डायरेक्टर साइन भी करेंगे तो भी कॉमन सील की तरह इसको ट्रीट किया जाएगा। The directors can either on its own or through a common seal can authenticate its formal acts. अगर डायरेक्टर साइन करते हैं तो बेसिकली माना जाएगा वो कंपनी ने ही साइन किया। Thus, a company is called an artificial legal person. 5th आ गया कॉमन सील, जो मैंने अभी बात की है। A company being an artificial person is not bestowed with the body of a natural being. कंपनी नेचुरल बीइंग तो है नहीं, बट आर्टिफिशियल पर्सन तो है ही। Therefore, it works through the agency of human beings. Common seal is the official signature of a company which is affixed by the officers and employees of the company on every document. अगर आप कोई भी काम करते हो, जैसे आप बैंक में जाते हो पैसे निकालने के लिए, तो भी फॉर्म पे आपको साइन करना पड़ेगा। आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में आते हो तो भी आपको साइन करना पड़ेगा। बट कंपनी तो एग्जिस्टेंस में है नहीं, वो तो बुक्स में ही है, तो वो काम कैसे करेंगे? तो जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे या एजेंट्स होंगे या जिसको कंपनी ने ऑथराइज किया हुआ है सॉरी, तो वो जिस पे भी साइन करेंगे या जिस एक्ट को भी ऑथराइज करेंगे, माना जाएगा वो कंपनी ने वो एक्ट किया है। द कॉमन सील इज अ सील यूज्ड बाय अ कॉर्पोरेट एट इट्स सिंबल ऑफ इनकॉर्पोरेशन। हाँ, ये पॉइंट आ भी गया। चलो, द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 हैज मेड द कॉमन सील ऑप्शनल बाय ओमिटिंग द वर्ड एंड अ कॉमन सील। पहले इसके अंदर था डेफिनेशन में एंड अ कॉमन सील, मतलब इसको कंपलसरी माना गया था कि कॉमन सील होना चाहिए। बट 2015 के अमेंडमेंट में बोला गया कि ये ऑप्शनल है। कॉमन सील लेते हो तो भी ठीक है, नहीं भी अगर आप लेते हो तो आप मेयरली जो 2-3 डायरेक्टर्स हैं वो उस एक्ट को ऑथराइज करते हैं तो माना जाएगा, जिनको कंपनी ने ऑथराइज किया है बिहाफ पे एक्ट करने के लिए। सेक्शन 9 के अंदर ये था, एज टू प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव मोड ऑफ ऑथराइजेशन फॉर कंपनीज हु ऑप्ट नॉट टू हैव अ कॉमन सील। रेशनल बिहाइंड दिस अमेंडमेंट इज दैट अ कॉमन सील इज सीन एज अ रेलिक ऑफ मेडिवल टाइम्स, मतलब इसको बहुत पुरानी सोच का माना गया, इसलिए अब इसको ऑमिट करने की रिक्वायरमेंट लगी है, इसीलिए इसको हटा दिया गया है। इवन इन द यूके द कॉमन सील हैज बीन मेड ऑप्शनल सिंस 2006। हम जिस लॉ को फॉलो करते आए हैं उसने भी कॉमन सील को 2006 में ऑप्शनल बना दिया था, और हम 2013 में भी इसको कंपलसरी मान के बैठे थे, इसीलिए फिर 2015 के अमेंडमेंट में इसको हटाया गया। इन case a company does not have a common seal, the authorization shall be made by 2 directors or by a director and a company secretary wherever the company has appointed a company secretary। जहां जहां कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट किया गया है तो यहाँ तो 2 डायरेक्टर मिलकर साइन कर दे या एक डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी मिलकर साइन करेंगे तो वो माना जाएगा कि उस एक्ट को कंपनी ने ऑथराइज किया है। चलो, कॉर्पोरेट थ्योरी, वेल थ्योरी को हम कल डिस्कस करेंगे। इसके अंदर बेसिकली ये कि कंपनी और मेंबर्स अलग अलग होते हैं, तो जो भी कंपनी के एक्ट होते हैं ना, तो माना जाता है कंपनी ने ही एक्ट किया है, ये कॉर्पोरेट वेल है। बट देयर आर सर्टेन कंडीशंस या देयर आर सर्टेन सिचुएशन जब कोर्ट वेल मतलब पर्दा है ना। अभी तक हम मान के चलते हैं कि कंपनी एक पर्दा है, उसके पीछे कंपनी है और वो कंपनी ही सारा काम कर रही है। पर कई ऐसी सिचुएशंस आती है जब उस कॉर्पोरेट वेल को हटा के देखना पड़ता है कि किस इंसान ने ये काम किया है। वो कभी भी कोई इलीगल काम किया जाता है तब देखा जाता है कि यार अब कोई इस इंसान का कोई इस चीज़ का बेनिफिट भी तो उठा सकता है कि कंपनी को उठा के जेल में तो डाल नहीं सकते, तो मैं कंपनी के नाम पे घोटाले कर देता हूँ, तो कंपनी को उठा के जेल में डाल नहीं सकते, मैं पैसे कमा लूंगा। बट उन सिचुएशंस के टैक्स फ्रॉड हो गया या किसी एनिमी कंट्री से आपने कोई कॉन्टैक्ट किया है, तो उस सिचुएशन में कोर्ट ये नहीं मानता है कि कंपनी और मेंबर या कंपनी और डायरेक्टर अलग अलग है। उस समय माना जाता है कि आपके इल इंटेंशंस थे, इसीलिए आपने कंपनी की इस प्रॉपर्टी का फायदा उठाया है या इस एक फीचर का फायदा उठाया है, उसको लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल बोलते हैं। तो पहले हम कल कॉर्पोरेट वेल डिस्कस करेंगे और उसके बाद लिफ्टिंग अप, कब कब हम उस कॉर्पोरेट वेल को हटा के देखते हैं तब इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, लॉ के अंदर ना आप प्लीज रोज के रोज रिवाइज करो, जो डाउट आए मुझसे पूछो, क्योंकि एक बार में लॉ आपको नहीं समझ आने वाली है ना। 2 से 3 बार जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे, क्योंकि आपका इंटरेक्शन पहली बार हुआ है लॉ से, तो अभी कई ऐसी चीजें हैं जो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकती है पढ़ने में, तो 2 से 3 बार उसको पढ़ो, समझो, बहुत अच्छे से समझो, जहां जहां डाउट आए मुझसे पूछो,
हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और कल आपकी क्लास नहीं होगी, अब सीधी मंडे को होगी। मंडे को कोशिश करना आप लोग 3:30 से 3:45 के बीच में आ जाओ। रीजन बीइंग, पहले 15 से 20 मिनट हम लोग क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। जिस किसी ने भी क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, नहीं किए हैं तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं डिस्कस करने का। उसके बाद हम चैप्टर कंपनीज एक्ट को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। चलो आज हमने क्या पढ़ा है? सबसे पहले कंपनी का इंट्रोडक्शन, कंपनी क्या है, कितने सेक्शंस हैं, 420 सेक्शंस हैं, 7 चैप्टर्स हैं, इसके 29 चैप्टर्स हैं, 7 शेड्यूल्स हैं। मीनिंग में क्या था, कंपनी का डेफिनेशन क्या है? इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस एक्ट। सेक्शन क्या है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 20। बहुत बढ़िया। कंपनी के फीचर्स क्या क्या है? चलो पहला बताओ मुझे। सेकंड, थर्ड, फोर्थ लीगल पर्सन, फिफ्थ कॉमन सिविल। इन पांचों को बहुत अच्छे से रिवाइज करके आना, आगे केस लॉज भी आएंगे तब ये चीजें काम आएगी, मजा आएगा, ठीक है। चलो आज हम रैप अप करते हैं क्लास का।